दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जबलपुर के रहने वाले एक थोक व्यापारी की, जिनका नाम राकेश वर्मा है। और वह जब अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने होशंगाबाद स्टेट हाईवे नंबर 22 से जा रहे थे, तभी वो लोग जल्दी के चक्कर में एक ऐसा शॉर्टकट ले लेते हैं जो उन्हें छलावे की एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसने उनके बाबूजी को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। और वो बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर अपने घर वापस आ पाए। और आज भी जब वो और उनका परिवार उस घटना के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि उस परिवार के साथ उस सफ़र के दौरान क्या हुआ था। राकेश वर्मा, जिनकी उम्र अभी 52 साल है, वो पिछले 25 सालों से जबलपुर में कपड़ों के थोक व्यापार का काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर चाहे व्यापार में हो या पारिवारिक मामलों में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार खुश था, काम भी बढ़िया चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि उनकी बेटी रिद्धिमा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने IIT इंदौर से बीटेक किया था और वह अब इंजीनियर बन चुकी थी। इसीलिए परिवार वालों ने तय किया कि अब उसके लिए एक अच्छा लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। इसी बीच उनके यहाँ एक रिश्ता आया होशंगाबाद से, जो कि आज का नर्मदापुरम है। अच्छे लोग थे, लड़का पढ़ा लिखा था और वह अमेरिका में रहता था। पहली मुलाकात के लिए तय किया गया कि सभी लोग वहीं होशंगाबाद यानी कि लड़के के घर जाकर ही मिलेंगे। एक अच्छा दिन देखकर राकेश जी, उनकी पत्नी किरण, बेटी रिद्धिमा, बेटा बिक्की और उनके मम्मी पापा सबने मिलकर दोपहर 1 बजे घर से निकलने का प्लान बनाया। क्योंकि जबलपुर से होशंगाबाद का सफ़र लगभग 300 किलोमीटर का है और अगर स्टेट हाईवे नंबर 22 से सीधा जाएं तो 6-7 घंटे का सफ़र है। अगले दिन उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाया, मोबाइल, चार्जर, पानी की बोतलें, स्नैक्स सब रख लिया गाड़ी में और दोपहर 1 बजे अपनी यात्रा शुरू की। मौसम अच्छा था, साफ आसमान और मंद मंद सी हवा चल रही थी और गाड़ी में धीमी आवाज़ में भगवान के भजन चल रहे थे। जब ये लोग निकले तो सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। रिद्धिमा थोड़ी नर्वस थी, बिक्की हमेशा की तरह अपने मोबाइल में घुसा हुआ था, राकेश जी की पत्नी किरण कुछ ज़्यादा ही चुपचाप थी और बाबूजी हमेशा की तरह शांत लेकिन चौकन्ने थे। और माँ तो बस यही कह रही थी कि बेटा गाड़ी आराम से चलाना। करीब 2 घंटे बाद इनकी गाड़ी हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में धूप कम हो चुकी थी, पेड़ों की परछाइयाँ पूरे रोड पर फैली हुई थी। तभी एक जगह रोड के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा जिसका पेंट उखड़ा हुआ था, लेकिन इतना जरूर साफ लिखा दिख रहा था कि होशंगाबाद लेफ्ट 110 किलोमीटर शॉर्ट रूट। राकेश जी ने ब्रेक मारा और गाड़ी किनारे पर लगाई। उसी बोर्ड के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, आंखें गहरी और सूखी, बाल सफ़ेद लेकिन उलझे हुए, जैसे कई दिनों से नहाया ना हो और ना ही सोया हो। और उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सभी उसे एकदम से देखकर डर गए, लेकिन फिर राकेश जी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा कि बाबा, यह जो शॉर्टकट वाली सड़क है वह सही है क्या? वह बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, सीधी ही जाती है होशंगाबाद। सभी यहीं से जाते हैं क्योंकि यह रास्ता छोटा है और तुम जल्दी पहुंच जाओगे। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन वो आंखें बहुत अजीब थी, जैसे भीतर कुछ छुपा हुआ हो। बाबूजी धीरे से बोले कि बेटा, मुझे यह आदमी और यह रास्ता दोनों ही ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम यह रास्ता छोड़ो और सीधा हाईवे से ही चलो। देर हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन हमें यह रास्ता नहीं लेना है। राकेश जी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, पापा, यह रास्ता 40 किलोमीटर छोटा है और उतना ही समय बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेवजह ही डर रहे हैं। इतना कहकर राकेश जी ने गाड़ी उसी सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दी। वो उस रास्ते पर कुछ 20-30 मीटर दूर ही गए होंगे, तभी राकेश जी की नज़र साइड मिरर में पड़ी और उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। एकदम गायब, ना इधर गया ना उधर, बस जैसे हवा में कहीं गायब हो गया हो। राकेश जी ने खुद को समझाया कि हो सकता है शायद झाड़ी के पीछे चला गया हो, लेकिन बाबूजी फिर धीरे से बोले कि बेटा, अभी भी समय है, वापस लौट चलो। यह रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पास से हाईवे जा रहा है, लेकिन यह रास्ता इतना सुनसान है कि एक भी गाड़ी नहीं है इस रोड में। पापा की इस बात ने राकेश जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि गाड़ी तो एक भी नहीं थी उस रोड पे, जैसे कई सालों से वो रास्ता बंद हो। लेकिन फिर भी राकेश जी ने पापा की बात को अनसुना कर गाड़ी और भी तेज कर दी।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन सबके मोबाइल के नेटवर्क एक एक करके जाते गए। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जिसमें भजन बज रहे थे वो अचानक से बंद हो गया। राकेश जी ने 2 बार चालू करने की कोशिश की लेकिन बटन जैसे जवाब दे गया हो। अब रोड भी बदली हुई सी लग रही थी, टूटी फूटी, कहीं कहीं कीचड़, चारों तरफ जंगल और रास्ता इतना वीरान जैसे कई सालों से यहाँ कोई गुजरा ही ना हो। तभी चलते चलते राकेश जी को ऐसा लगा कि कोई बहुत तेजी से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके निकल गया हो, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उनकी पत्नी किरण ने धीरे से कहा कि राकेश, मुझे ना तो यह रास्ता ठीक लग रहा है और ना ही यह माहौल। यहाँ अजीब सा सन्नाटा है, ना ही कोई इंसान और ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही है। किरण की यह बात तो राकेश जी को भी सही लगी, लेकिन उन्होंने सबको समझाते हुए कहा कि आप सब कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आखिर यह जंगल है और शायद यह रास्ता किसी को पता ही ना हो, इसीलिए कोई यहाँ से नहीं आता जाता। आप लोग चिंता मत करो, ज़्यादा दूर नहीं होगा अब। तभी एक माइलस्टोन आया जिसमें लिखा था होशंगाबाद 67 किलोमीटर। राकेश जी ने खुश होते हुए कहा, वो देखो अब बस 67 किलोमीटर दूर रह गए हैं। आप लोग खामाखाही डर रहे हैं। लेकिन वो करीब आधा घंटा उस माइलस्टोन से चले, लेकिन आगे कोई दूसरा माइलस्टोन ही नहीं आया। और तभी दूर फिर एक माइलस्टोन दिखा। उन्होंने सोचा कि शायद रोड इतना चलता नहीं है, इसीलिए ज़्यादा माइलस्टोन नहीं लगे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस माइलस्टोन के पास पहुँचे तो उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि यह वही 67 किलोमीटर वाला माइलस्टोन था जिसे उन्होंने अभी आधा घंटा पहले देखा था। वही टूटी हुई ईंटें, वही पेड़ और वही झुका हुआ बिजली का पुराना खंभा। बाबूजी ने कहा कि हम लोग घूम रहे हैं राकेश, अब हम फंस चुके हैं। बाबूजी की ये बात सुनकर राकेश जी को भी थोड़ा डर लगा। उन्होंने अपने माथे से बहता हुआ पसीना पोंछते हुए कहा, हो सकता है कि कोई भ्रम हो। उन्होंने फिर गाड़ी स्टार्ट की और वही आधा घंटा तक चले तो फिर वही माइलस्टोन उनकी आंखों के सामने था और अब अंधेरा भी हो चुका था। तभी सामने एक आदमी अचानक से हाथ हिलाता हुआ आया। करीब 35-36 साल का रहा होगा, हल्की दाढ़ी, गंदा कुर्ता और चेहरे पर घबराहट। राकेश जी ने गाड़ी का ब्रेक दबाया तो बाबूजी ने तुरंत मना किया कि बेटा गाड़ी मत रोकना, क्योंकि सुनसान जंगल में यह कर क्या रहा है। राकेश जी ने कहा, पापा हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो और फिर क्या पता वो हमारी कुछ मदद ही कर दे। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा सावधानी से। वो आदमी गाड़ी के पास आया और बोला कि साहब मुझे यहीं बाहर हाईवे तक छोड़ दीजिए। उसके शरीर से वही बदबू आ रही थी जो उस रास्ता बताने वाले बूढ़े आदमी के शरीर से आ रही थी, लेकिन वो फंस चुके थे। इसीलिए राकेश जी ने उसे हाँ कर दी और कहा कि पीछे बैठ जाओ। वह बैठ गया। इसके बाद उन्होंने उस आदमी से सारी बात बताई। वह बोला, साहब इस रास्ते से तो दिन में भी कोई नहीं आता जाता। यह रास्ता बहुत पुराना है और हॉन्टेड है, यहाँ आए दिन लोग मरते रहते हैं। उसने पूछा, आप लोग इस रास्ते में कैसे आ गए? वह सभी उसकी यह बात सुनकर एकदम चुप हो गए। फिर उसने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ के एक एक चप्पे की खबर है। उसकी यह बात सुनकर उन सभी की थोड़ी जान में जान आई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा कि मैं यहीं पास के ही एक ढाबे पर काम करता हूँ, चलिए आप लोग वहाँ चलिए, खाना भी खा लीजिएगा, फिर मैं आपको सही रास्ता बता दूंगा। यह सुनकर किरण बोली कि यहाँ ढाबा भी है? वो बोला, हाँ, लेकिन इस रोड पर ढाबा खोलने की परमिशन नहीं है, इसीलिए ढाबा रोड से थोड़ा अंदर है। अब उन्हें भूख भी लग रही थी और बच्चे भी परेशान थे, तो उन्होंने हाँ कर दी। किंतु दादाजी ने फिर धीरे से कहा कि बेटा चलो यहाँ से, खाना बाद में खा लेंगे। लेकिन रिद्धिमा और बिक्की ने कहा कि दादू आप हमेशा ही टोकते रहते हो, और गुस्से से मुंह फुला लिया। तो फिर दादाजी मान गए और कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम लोगों को सही लगे, मेरी तो हर बात हमेशा ही बुरी लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी के कहने पर उन्होंने गाड़ी रोड के किनारे खड़ी की और उस आदमी के पीछे पीछे मोबाइल के टॉर्च जलाकर चल दिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी घने जंगल में भी सरपट चले जा रहा था। रास्ता झाड़ियों के बीच से होकर जा रहा था, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही चमचमाती रोशनी में ढाबा दिखा, जहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी थी और कई लोग खाना खा रहे थे। लेकिन किरण बोली कि इतने सुनसान और बीच जंगल में इतनी भीड़ कैसे? यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन यह यहाँ तक आई किस रास्ते से, जबकि हमारी गाड़ी तो रोड पर ही खड़ी है।
यह जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, यहाँ कुछ तो गलत है, वापस चलते हैं। इतने में वह आदमी जो उन्हें वहाँ तक लेकर आया था, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया था। राकेश जी ने माहौल को हल्का बनाने के उद्देश्य से कहा कि सब कुछ ठीक तो है, डरने की बात नहीं है। इसके बाद वो सब जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बैठे तो ऐसा लगा जैसे कि वो सब किसी पथरीली टेबल पर बैठ गए हों। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। फिर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उनके कपड़े वैसे ही गंदे थे और बदबू मार रहे थे जैसे उस रास्ता बताने वाले और उस लिफ्ट मांगने वाले के थे। लेकिन तभी राकेश जी ने नोटिस किया कि जो आदमी उन्हें वहाँ तक लेकर गया था वह वहाँ था ही नहीं। उन्होंने इधर उधर जाकर देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। थोड़ी देर बाद खाना आया और जो आदमी खाना लेकर आया था चुपचाप खाना रख के चला गया, और वहाँ इतने लोग होते हुए भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। एकदम शांति थी, सन्नाटा। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना शुरू किया। लेकिन खाने में ना तो कोई खुशबू थी और ना ही कोई स्वाद। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मिट्टी खा रहे हैं। तभी अचानक रिद्धिमा ने कहा कि पापा, यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, या हम लोग जैसा सोच रहे हैं। राकेश जी ने धीरे से कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल उठाया और ढाबे की एक फ़ोटो ली, और फोटो लेते ही उसकी चीख निकल गई और मोबाइल उसके हाथों से छूटकर टेबल पर गिर गया, और वो मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, पापा मोबाइल में देखो। दोस्तों, जो फोटो उन्होंने मोबाइल में देखी उसमें ना तो वहाँ कोई ढाबा था और ना ही कोई गाड़ी और ना ही कोई आदमी था, तो सिर्फ एक टूटा फूटा खंडहर, एकदम वीरान, काला और डरावना। वो सब जैसे अपना होश खो बैठे थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिसे वो खाना समझकर अब तक खा रहे थे वो कोई खाना नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर था। राकेश जी जोर से चिल्लाए, भागो यहाँ से, भागो। वो सब दौड़कर गाड़ी की तरफ गए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि जिस दिशा में उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, गाड़ी बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में खड़ी थी। लेकिन उनके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत गाड़ी में घुसकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और राकेश जी गाड़ी स्टार्ट करने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी रिद्धिमा चिल्लाई, पापा दादू नहीं है। रात की कालिमा अब बढ़ चुकी थी, जैसे आसमान में कोई काली चादर तान दी गई हो। झिंगुरों की आवाज़ भी जैसे डरकर सो गई थी। जंगल अब जिंदा सा लगने लगा था। हर पेड़ की टहनी जैसे कोई साया बनकर उनकी तरफ झुक रही थी। राकेश जी, किरण, उनके बच्चे और माँ सब मिलकर दादाजी को ढूंढने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आए। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रिद्धिमा और किरण का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, और बिक्की जो अब तक शांत था वो भी बार बार चिल्ला रहा था, दादू दादू। लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि उन सब की आवाज़ें खुद जंगल में गुम हो रही थी। घबराहट से कांपते हुए राकेश जी एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं नीचे बैठ गए और टूटी हुई आवाज़ में रोते हुए बोले कि काश मैं वहीं पापा की बात मान लेता और वापस लौट जाता तो ये सब नहीं होता। माँ राकेश जी को समझाने लगी कि जो हो गया सो हो गया, चलो अब सब मिलकर तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। इसके बाद सब एक साथ उस ओर ही चल दिए जिधर वो ढाबा यानी कि वो खंडहर था। राकेश जी पापा को आवाज़ लगाते जा रहे थे और उसके साथ एक ही बात दोहरा रहे थे कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। वो सब उसी खंडहर के पास पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से पापा दादू बोलकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी ही आवाज़ गूंजकर वापस उन तक आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो सभी निराश होकर वापस गाड़ी की तरफ लौटे तो वहाँ एक और सदमा उनका इंतजार कर रहा था। वो जब गाड़ी के पास पहुँचे तो नोटिस किया कि अब बिक्की भी गायब था। किरण पागलों की तरह चिल्लाने लगी, कहाँ गया मेरा बेटा बिक्की? राकेश तुम कुछ करो, बिक्की को ढूंढ कर लाओ। रिद्धिमा कांपती आवाज़ में बोली कि पापा, बिक्की और दादू तो ठीक होंगे ना? फिर वो चारों वहीं आसपास घूमकर बिक्की और दादाजी को आवाज़ लगाने लगे। दादू, बिक्की, पापा, इन आवाज़ों से वह स्थान गूंजने लगा। तभी रोड पर दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ और हेडलाइट दिखाई दी, लेकिन वो गाड़ी नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल थी और उसे चला रहा था एक लंबा सा आदमी जो काले कपड़े, चमकदार जूते और एक चमड़े की जैकेट पहने हुए था। उसकी बाइक ऐसे चल रही थी जैसे ज़मीन को छू ही ना रही हो। वो लोग उसे देखकर एक पल को तो डर गए
और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। लेकिन वो उन चारों को भागता हुआ देखकर जोर से चिल्लाया कि डरो मत, इधर आओ। यह सुनकर वो चारों वहीं रुक गए। वह बाइक से उतरा, पास आया और बिना कुछ पूछे बोला कि आप लोग एक एक कर मेरे पास आइए और मेरी आंखों में देखिए। वो चारों लोग बिना कोई सवाल किए उसकी तरफ खींचते चले गए। उसकी आंखें किसी इंसान जैसी नहीं थी, उनमें नीली सी चमक थी, जैसे उनमें कोई शक्ति हो। उन सब ने एक एक कर उसकी आंखों में देखा। फिर उसने गुस्से में कहा कि तुम लोगों को इस रोड में घुसते समय रोड के किनारे बोर्ड नहीं दिखा जिसमें यह लिखा था कि यह रास्ता बंद है? राकेश जी ने डरते हुए कहा कि हमें ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखा। यहाँ तक कि हमने जब एक आदमी से रास्ता पूछा तो उसने कहा कि यह रास्ता बिल्कुल सही है और चालू है, तो हम लोग आ गए। तभी उस बाइक वाले आदमी ने कहा कि हमने रोड के मोड़ पे ही सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि लोग अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते पर आ जाते हैं। और जब मैंने सीसीटीवी चेक किया तो आप लोग पहले उसी मोड़ के पास रुके और आप पता नहीं किससे बातें कर रहे थे और फिर इसी सड़क पर आ गए। यह बात सुनकर राकेश जी ने कहा कि हमने एक बूढ़े आदमी से रास्ता पूछा था। इस पर उस बाइक वाले आदमी ने कहा कि वह कोई इंसान नहीं था बल्कि एक छलावा था। यह सुनकर उन चारों के होश उड़ गए और फिर राकेश जी ने कांपती आवाज में बोला कि जब हम लोग कुछ दूर तक अंदर आए और मैंने साइड मिरर से पीछे देखा तो वह आदमी वहां नहीं था, जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। यह सुन उस आदमी ने गुस्सा होते हुए कहा कि फिर भी आप लोगों को अक्ल नहीं आई। फिर वह बताता है कि यह रास्ता सालों से बंद है, यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं है, यह छलावे का इलाका है। किरण बोली, आप हो कौन? उसने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और दिखाया। उसमें लिखा हुआ था इंस्पेक्टर प्रताप राठौर, पैरानॉर्मल पेट्रोल डिवीजन, मध्य प्रदेश पुलिस। राकेश जी ने हैरानी से पूछा कि ऐसी भी कोई डिवीजन होती है क्या? वो बोला, होती नहीं है, लेकिन बनानी पड़ी, क्योंकि इस रास्ते पर जाने वाले जिंदा नहीं लौटते और जो लौटते हैं वो नहीं रहते। किरण यह सुनकर रोने लगी। तभी वह बोला कि छलावा एक एक करके ग्रुप में से सबको अलग करता है और फिर उन्हें मार देता है। कहीं आप लोगों के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? किरण रोते हुए बोली, हम 6 लोग थे, लेकिन अब 4 ही बचे हैं। मेरे ससुर और मेरा बेटा दोनों गायब हैं। इंस्पेक्टर प्रताप ने एक ठंडी और गहरी सांस ली और फिर बोले कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और दिल और दिमाग दोनों मजबूत कर लीजिएगा। यह सुनकर मानो उन चारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इंस्पेक्टर प्रताप ने कहना शुरू किया, जो भी लोग इस जंगल में खो जाते हैं वो दोबारा नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो वो इंसान नहीं रहते, छलावा उनके रूप में आता है। अभी उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक झाड़ियों में से बिक्की दौड़ता हुआ बाहर आया। वह एकदम पसीने से लथपथ था। किरण खुशी से चिल्लाई, मेरा बेटा बिक्की आ गया, और वह उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन तुरंत इंस्पेक्टर प्रताप ने चिल्लाकर कहा कि रुको, उससे मत मिलना अभी। इतना कहकर वह खुद दौड़कर बिक्की के पास गए और उससे कहा कि मेरी आंखों में देखो, बिना पलक झपकाए। बिक्की उसकी आंखों में एक लंबी नज़र देखता है। फिर इंस्पेक्टर प्रताप बोले कि यह असली है अभी के लिए, इसे गाड़ी में बैठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलता हूँ, क्योंकि यह जगह सेफ नहीं है। रात अब और डरावनी हो गई थी। वो सभी गाड़ी में बैठे और राकेश जी ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। वो करीब 20 मिनट तक बिना किसी जीपीएस, बिना किसी हेडलाइट के, केवल इंस्पेक्टर प्रताप की बाइक की हेडलाइट के सहारे चलते रहे। आखिरकार वो एक छोटी पुलिस चौकी पर पहुंचे जो बीच जंगल में थी। चारों ओर कांटेदार तार और एक मजबूत लोहे का दरवाजा। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर प्रताप ने कहा कि अब आप लोग सुरक्षित हैं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर प्रताप ने एक एल्बम निकाला जिसमें कई सारी पुरानी फोटो थी। उन्होंने वह एल्बम राकेश जी के हाथों में देते हुए कहा, इन तस्वीरों को देखो, क्या इन चेहरों को आप पहचानते हो? उन सब ने एक एक करके देखा और उन चेहरों को देखकर उन सबके चेहरे पीले पड़ गए। रिद्धिमा कांपती हुई आवाज में बोली कि यह तो वही आदमी है जो हमें ढाबे तक ले गया था। किरण बोली कि यह तो वही है जिसने हमें रास्ता बताया था। राकेश जी का तो मानो गला रुंध सा गया था। चाह कर भी उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा कि यह सब हमें उसी रास्ते में मिले थे और जो कपड़े इन्होंने फ़ोटो में पहन रखे हैं वो सेम उन्हीं कपड़ों में थे। इंस्पेक्टर प्रताप बोले कि यह सब लोग कई साल पहले इसी रास्ते में मारे गए थे और अब यह इसी जंगल में छलावा बनकर भटकते हैं। यह सब सुनकर राकेश जी की माँ के होंठ सूख गए।
चेहरा पीला पड़ गया। उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी और वह बोली, तो मेरे पति इंस्पेक्टर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर से एक भारी सी आवाज़ आई, राकेश बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा बाबूजी, मैं बाहर हूँ, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। किरण दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इंस्पेक्टर प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि नहीं, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो समझो सब खत्म। फिर वह अंदर से ही बोले कि अगर आप राकेश के बाबूजी हैं तो खिड़की के सामने आइए। तभी यह सुनकर बाहर से आवाज़ आई कि बेटा राकेश, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अपने बाबूजी की ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुन वो सब इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, पापा बाहर हैं। इस पर इंस्पेक्टर प्रताप बोले कि आप चिंता मत कीजिए, अगर वह आपके बाबूजी हुए तो दरवाज़ा जरूर खुलेगा, लेकिन उससे पहले कन्फर्म करना जरूरी है। राकेश जी ने इंस्पेक्टर प्रताप की यह बात सुनकर अंदर से ही कहा कि पापा आप खिड़की पे आइए, और वो सब भी खिड़की की तरफ भागे। जब उन सब ने खिड़की से बाहर देखा तो वो चेहरा सच में बाबूजी का ही था। वो खिड़की के पास आए और राकेश जी की माँ से बोले कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? राकेश को समझाओ और दरवाज़ा खोलो। इंस्पेक्टर प्रताप ने बाहर खड़े दादाजी की तरफ देखा और कहा कि मेरी आंखों में देखिए, लेकिन उसने इंस्पेक्टर प्रताप से आंखें नहीं मिलाई और अचानक जोर से हंसा और हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब उन सबकी आंखों में आंसू थे, पर किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। सुबह के सूरज की पहली किरण अब जंगल की पत्तियों से टकरा रही थी। तभी इंस्पेक्टर प्रताप के वॉकी टॉकी से आवाज़ आई कि सर, इसी शॉर्टकट वाले रोड पर रोड के किनारे एक बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी मिली है। लगता है बहुत समय से मरी हुई है, चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है। इंस्पेक्टर प्रताप ने उन सब से कहा कि चलो, शायद यही है तुम्हारा जवाब। वो सब इंस्पेक्टर के साथ गए और जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि लाश उनके पापा की ही थी। चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े वही थे जो पापा ने घर से निकलते समय पहने थे। उनकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मरते वक्त कोई बहुत ही भयानक और डरावनी चीज़ देखी हो। राकेश जी वहीं ज़मीन पर बैठ गए, माँ वहीं चीखकर रोने लगी और बाकी सब लोग एकदम सुन्न खड़े थे, लेकिन सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पीछे खड़े इंस्पेक्टर प्रताप बुदबुदाए, आज से एक और फोटो मेरे एल्बम में ऐड हो गई। आज से एक और आत्मा इस जंगल में छलावा बनकर घूमेगी।